बदल दिए, उनके लिए हमने इंटरव्यू के नियम बदल दिए और उन्हें उनके ही चुनाव क्षेत्र वाराणसी में लेकर आए हैं। नरेंद्र मोदी जी, बहुत स्वागत है आपका। श्वेता जी नमस्ते, और आज तक के सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। आपका जब महामना से लेकर माँ गंगा तक का जो पूरी यात्रा थी, आपका नामांकन लग रहा था जैसे बनारस वासी जो हैं वो एक उत्सव की तरह वो मना रहे हैं। आपने कहा काशी ने मुझे बहुत बदला। आप काशी को क्योटो बनाने की राह पर कितना ले पाए? पहली बात है कि लोकतंत्र अपने आप में एक उत्सव होना चाहिए जी। जितना ज़्यादा उसको उत्सव का रूप देंगे लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन दुर्भाग्य से कुछ नियमों में ऐसे पूरी चुनाव प्रक्रिया जकड़ दी गई है कि शायद उसका जो एक फेस्टिविटी मूड होना चाहिए वो बोझिल बनता चला गया है। लेकिन मैं बनारस वासियों का आभारी हूँ कि उन्होंने सचमुच में इसको एक फेस्टिवल रूप में कन्वर्ट कर दिया और इसलिए उनको मैं बधाई देता हूँ। जहाँ तक काशी के बदलने का सवाल है, कभी कभी मुझे लगता है काशी ने मुझे बदल दिया है। यहाँ का जो ज्ञान परंपरा है, यहाँ की जो विशेषताएं हैं, यहाँ की जो सांस्कृतिक चेतना है, यहाँ के जो वैल्यूज है, मैं दुनिया में जहाँ भी जाता हूँ बड़े गर्व के साथ गंगा जल किसी को देता हूँ तो मुझे इस बातों का गर्व होता है कि ये मेरा देश है। और तो एक प्रकार से काशी ने भी मुझे बदला है। और मैं जरूर मानूंगा, अगर आप पहले कभी काशी आए हो तो एयरपोर्ट से लेकर के बहुत बार क्या हाल था। हाँ, और आज देखिए ऐसा लग रहा है जैसे हम हिंदुस्तान के कैपिटल के मुख्य मार्ग पे चल रहे हैं। आपके विरोधी मैदान छोड़ कर जा रहे हैं वाराणसी में, आपके सामने खड़ा कोई नहीं है अब वैसा? देखिए, एक तो मेरा कोई विरोधी नहीं है, प्रतिस्पर्धी है और हर पार्टी एक ही कैंडिडेट खड़ा करती है। कोई एक पार्टी 2-4 कैंडिडेट तो खड़ा नहीं कर सकती है। तो जो खड़ा करते हैं वो मुकाबला करते हैं, वो अपनी बात बताते हैं, हम अपनी बात बताते हैं। मतलब प्रियंका गांधी वाड्रा के नहीं आने से कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर कोई बदलाव नहीं? काशी के लोगों में एक उत्साह उमंग भरा पड़ा है। हम यहाँ पर घाट पर हैं मोदी जी। बहुत सारे शहरों के घाट मैंने देखे, बहुत सारे घाटों का निर्माण हुआ है जिसकी वजह से स्वच्छता वहाँ पर बढ़ी है। लेकिन आपको ये लगता होगा कि एक भागीरथ थे जो गंगा जी लेकर आए, जो दोबारा गंगा जी को साफ कर पाएगा वो आज का भागीरथ ही कहलाएगा। क्या निर्मलता उतनी आई है? और अगर नहीं आई है तो आपको कितना समय का दायरा लगता है? पहले तो मैं एक सामान्य इंसान हूँ। भागीरथ एक बहुत बड़ा, उन्होंने अगर उसको हम माइथोलॉजी से निकाल करके सोचे तो एक बहुत बड़ा इंजीनियरिंग वर्क किया उन्होंने। उस समय जन सामान्य को जो ज़रूरत थी वो काम उन्होंने किया। मेरी कोशिश है कि गंगा, और गंगा एक सिंबॉलिक है, और मैंने छोटा सा प्रयोग किया साबरमती में, जहाँ महात्मा गांधी जीवन के बहुत महत्वपूर्ण निर्णय किए। और उस समय मैंने देखा वो साबरमती नदी, यानी एक प्रकार से सर्कस आते थे हमारे यहाँ, तो सर्कस वहाँ लगते थे, या बच्चे क्रिकेट खेलते थे, या गधे वहाँ दौड़ते थे। आज वो साबरमती इतने बढ़िया हो गई, तो ये मेरा विश्वास बढ़ गया है कि हमारे देश में पानी भी एक उत्सव होना चाहिए। पानी के प्रति जन सामान्य में पुराने सदियों में थे, हमारे यहाँ भक्ति थी। धीरे धीरे हमने पानी को H2O बना दिया, दुर्भाग्य वहीं से हो गया। और ये जो लेफ्ट लिबरल का दिमाग फटा हुआ है, उन्होंने अगर ये गंगा को माँ माना होता तो शायद कोई भी व्यक्ति उसको गंदगी करने से 50 बार सोचता। लेकिन उन्होंने, खैर एक ऐसा माहौल बन गया। दूसरा, पहले के ज़माने में चलिए गंगा माँ है, सब बह के लेके जाएगी, तो सब लोग डालते रहते थे। अब ये कॉन्शियसनेस आया है। दूसरा, गंगा स्वच्छ हो, उसका पहला सिद्धांत मैंने जो तय किया कि पहले गंदगी डालना बंद करें, गंदा बंद करें, नालियाँ सीवरेज जो जाता है वो पहले बंद करें। तो मैंने उस पर बल दिया है और उसका परिणाम नज़र आ रहा है, पहला पड़ाव नज़र आ रहा है। और आपको खुशी होगी
अभी लंदन में अभी कुछ ही समय पहले कॉन्फ्रेंस हुआ, उस कॉन्फ्रेंस में गंगा स्वच्छ पानी पर कॉन्फ्रेंस था, गंगा स्वच्छता को रिकग्नाइज किया गया, उसको अवार्ड दिया गया। तो मुझे खुशी है कि हम सही दिशा में हैं। ये दावा तो नहीं कोई कर सकता कि सदियों पुरानी गंगा, सदियों से कुछ न कुछ बुराई आई हैं, उस सबको कोई एक व्यक्ति इतने समय में कर ही दिया है। लेकिन इतना मेरा विश्वास बन गया है कि हम सही दिशा में हैं। आधा चुनाव निकल गया है, 3 दौर के बाद भारतीय जनता पार्टी को आप कहाँ देख रहे हैं? क्योंकि 2014 में जो लहर थी, क्या उसे आप देख रहे हैं? पिछली बार आप चैलेंजर थे, इस बार इनकम्बेंट हैं। देखिए, 3 चरण के मतदान तक जो हमारे विरोधी थे, उनका गालियों का फोकस एक ही था, नरेंद्र मोदी। सुबह शाम जितने भी इनके साथी थे सब देते थे। अच्छा, मीडिया में भी मान लीजिए हर एक को 30-30 सेकंड भी अगर आप देते हैं तो मेरे लिए तो एक साथ वो 20 मिनट की गालियां हो जाती थी, क्योंकि 40 लोग गालियां देने वाले थे। लेकिन तीसरे चरण के बाद उनकी जो बंदूक की नोक है वो बदल गई है। अब तीसरे चरण के बाद अब गालियां ईवीएम को जा रही है। तो एक प्रकार से मैं ईश्वर का आभारी हूँ कि अब गालियाँ 50-50 हो रही है, 50% मोदी को और 50% ईवीएम को। पर देखिए ना, 2014 में जो आपका कैंपेन था पूरा गवर्नेंस पर था, विकास पर था, रोजगार पर था, आज एक ऐसा भाव आ रहा है कि ये मुख्य तौर पर केंद्रित हो गया है राष्ट्रीय सुरक्षा पर। ऐसा क्यों? इस बार भी मेरा मुद्दा गरीबों को घर, गरीबों को गैस, गरीबों को बिजली, 18,000 गाँव में बिजली, आज भी मेरे यही सारे काम हैं। मैं वही बातें बोलता हूँ। लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा ये मुद्दा है, ये कोई म्यूनिसिपैलिटी का चुनाव नहीं है, ये देश का चुनाव है। देश के चुनाव में सेना भी है, सीमा भी है, आतंकवाद भी है, और कोई इससे मुंह नहीं छिपा सकता है। और इसलिए इसका चुनाव, इसमें चर्चा होनी चाहिए। हाँ, उनको सूट नहीं करता, वो भाग जाए, वो मैं मानता हूँ। मीडिया इसको इस प्रकार से प्रस्तुत करें, ये मीडिया देश का बहुत बड़ा अन्याय कर रहा है। ये मीडिया का भी दायित्व है कि सुरक्षा के संबंध में देश को जागरूक करना चाहिए, क्योंकि आज ऐसे चैलेंजेस है जी, हम इसको नकार नहीं सकते जी। मोदी जी, जब उड़ी पर आतंकी हमला हुआ था, वहां पर सेना के कैंप पर, आपने बहुत कड़ा फैसला लिया था कि दुश्मन के घर में घुसेंगे, उन्हें घर में घुसकर मारेंगे। उस समय लगा कि सब अब सही हो जाएगा, पाकिस्तान सबक सीखेगा। कुछ दिन के लिए उन्होंने शायद सीखा, फिर नगरोटा और आर्मी कैंप्स को खासकर पुलवामा तक पहुंच गए वो। ये पाकिस्तान सुधरेगा कैसे अगर ऐसे कड़े कदम से नहीं सुधरे? यही हमारे देश में ये जो थिंक टैंक्स हैं, उनका ये प्रॉब्लम है, उनको ये चीज़ समझ नहीं आती, इसको कैसे देखना चाहिए। इस 2 मुख्य घटनाओं ने पाकिस्तान में एक गहरा दबाव पैदा किया है जनता में, और विद इन पाकिस्तान जनता का। वहाँ से खुल कर के आवाज़ आ रही है कि पाकिस्तान के अपने उज्जवल भविष्य के लिए ये जो फालतू लोगों को यहाँ बिठा करके बैठे हैं, उनको हम जो प्रोटेक्शन दे रहे हैं, ये बंद होना चाहिए। ये इन्होंने दबाव बढ़ रहा है जी। वहाँ के मीडिया की चर्चा है कि पाकिस्तान को क्या हो गया है कि नॉन टेररिस्टों को क्यों संभाल के बैठा है पाकिस्तान। ये जो दबाव पाकिस्तान में बढ़ा है, वो इन 2 घटनाओं से बढ़ा है। क्योंकि दुनिया में, दूसरा, मैं कितना ही भाषण करता हूँ, दुनिया के गले नहीं उतारता। जब मैंने वहाँ जाकर आतंकवादियों को मारा, तो उनकी मुसीबत ये है कि न वो बोल भी पाते हैं, न नकार भी सकते हैं। अपनी होम कॉन्स्टिट्यूंसी को बताने के लिए कह रहे हैं कि नहीं, कुछ नहीं हुआ। दूसरी तरफ अगर पता चलता है कि हुआ है, तो मतलब कि आतंकवाद था, मतलब टेररिस्ट कैंप थे, मतलब कि वहाँ के लोग थे। तो पाकिस्तान को हमने एक्शन तो हमारे जवानों ने किया है, इसे कड़े तौर पर कंटिन्यू करना है पॉलिसी के तौर पर। पहली बात है कि ऐसी बातों की घोषणाएं नहीं होती है। मुझे 2014 में भी ये सवाल पूछे थे, तब भी मैंने कहा था कि इन विषयों पे नेता नहीं बोलते हैं, जवान की उंगली बोलती है।
तो ये उन पर छोड़ दिया जाए। पर एक बड़ी चिंता की बात लगती है, देखिए ना, ये जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस है, उसकी रिपोर्ट में कहा गया कि जो 68% सैन्य उपकरण है वो आउटडेटेड है। 20 साल से इतनी धीमी रफ्तार से नवीनीकरण हुआ है। क्या हम ये मान सकते हैं कितनी तेजी से ये हो सकता है कि चीन, पाकिस्तान ऐसे जो देश हैं वो आंख उठाकर न देख पाए? हमने चीन और पाकिस्तान के संदर्भ में नहीं सोचना चाहिए जी। हमने हमारे 130 करोड़ नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रख करके सोचना चाहिए। आज हमारा मेक इन इंडिया में 80% प्रोडक्शन अब बढ़ा है। हमारी कोशिश है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो हमारे देश में। दूसरा, आपने देखा होगा, मेरे तक आज तक ने काफ़ी अच्छा इसका रिपोर्ट दिया था, टॉप मोस्ट जो हेलीकॉप्टर्स हैं दुनिया के आज हमारे आर्मी में जुड़ गए। उसी प्रकार से 85 के बाद हमारे देश में कोई गन नहीं आई थी और फौज के लिए गन बहुत बड़ी ताकत होती है। बोफोर्स के बाद कुछ हुआ ही नहीं। अब हम मेक इन इंडिया में 3 प्रकार के अलग अलग, और एक हमारी शायद दुनिया की सबसे बड़ी मानी जाएगी रेंज 48 किलोमीटर है। मतलब कि गुजरात की सीमा पर मेरी तोप खड़ी है, पाकिस्तान में घर में जाकर के मार सकती है। ये काम हमने कर दिया है। उसी प्रकार स्पेस को हम नज़रअंदाज करके बैठे थे, वो भी एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी कंसर्न बनने वाला है। अभी जो हमारा एसैट का हुआ, सफल हुआ प्रयोग, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी सफलता है। अभी अमेठी में, अमेठी कह रहा हूँ तो मतलब ये नहीं कि मैं किसी राजनीति की वो विरासत है। अमेठी हिंदुस्तान का एक स्थान है जी। पहली बार जो AK-47 की सीरीज होती है, दुनिया की टॉप मोस्ट राइफल हमारे यहाँ बनेगी जी। और भारत को खुद का मार्केट करीब 10 लाख का है और वो इतनी मात्रा में अच्छा टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हुई है, दुनिया की मोस्ट मॉडर्न है, हमारे जवानों के हाथ में होगी और बहुत सस्ते में होगी और हम उसको एक्सपोर्ट कर पाएंगे। और अब हमारी कोशिश है एक्सपोर्ट करेंगे। हाँ बिल्कुल। अभी तक आतंकी AK-47 लेते थे, हमारे जवान इंसास से लड़ाई करते थे। तो ये बदलाव आया है जी, ये बदलाव आया है। पर मोदी जी, आपने कहा कि बोफोर्स के बाद कुछ नहीं, क्या एक ये डर आ जाता है सियासतदानों में कि अगर डील को लेकर, देखिए ना, राफेल डील को लेकर कितने आरोप लगाए गए। अब आखिरकार एक और हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में चंद जो दस्तावेज थे जिन्हें लीक्ड कहा गया, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, इसकी जांच हो सकती है। जनता के मन में कन्फ्यूजन है कि क्या सच है, क्या गलत है, क्या चल रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है। जनता के दिमाग में कोई कन्फ्यूजन नहीं है। आप यहाँ 100 लोगों को पूछ करके आइए जी। आपके, मैं जानता हूँ कि वो लोग 70 साल सरकार में रहे हैं। कई मीडिया हाउस हैं जो उन्हीं की बदौलत पैदा हुए हैं, उन्हीं की मदद से पैदा हुए हैं, तो उनको ऑब्लाइज करना पड़ेगा, तो उनकी मजबूरी है। तो उनको अभी तक एक काउंटर क्वेश्चन नहीं किया है। अब देश का भला इसमें होगा कि ये जो विवाद पैदा करते हैं, काउंटर क्वेश्चन उनको किया जाए, तो आपको दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वरना शायद 19-20 मई तक ये जो उनको खुश करने वाले हैं वो चलाते रहेंगे। जम्मू कश्मीर एक ऐसा सवाल है जो थोड़ा चुभता है, इसलिए क्योंकि आपने जब शुरुआत की तो जो वाजपेयी फॉर्मूला था, कश्मीरियत, इंसानियत, जमहूरियत, आपने उसे भी कोशिश की। बेमेल जोड़ी थी, लेकिन PDP के साथ वो जोड़ी भी बनाई, नहीं चली। क्या आपको 5 साल केंद्र में रहने के बाद अब समझ आ रहा है कि कश्मीर की तरफ बेस्ट अप्रोच क्या है? एक मुट्ठी भर परिवारों ने जम्मू कश्मीर को इमोशनल ब्लैकमेलिंग करने का रास्ता चुना हुआ है। मुफ्ती साहब थे, हमें आशा थी कि शायद हम उसमें से बाहर आएंगे, लेकिन वो हमारी महामिलावट थी, तेल और पानी का मिलन था। और वो हमने कह कर के किया था कि भाई हम दोनों अलग अलग ध्रुव के हैं, हमारा कोई मेल नहीं बैठेगा। लेकिन जनता ने ऐसा वर्डिक्ट दे दिया है कि हमें साथ चले बिना कोई चारा नहीं है और इसलिए हम उसके बिना रह नहीं सकते। किया काम। खैर, लोकतंत्र का तकाजा आया, हमने छोड़ भी दिया। हमने कहा भाई चुनाव करवाएंगे, पंचायत के लोगों को हक मिलना चाहिए, हमने किया। अटल जी की फॉर्मूला ही काम आने वाली है। अच्छा। इंसानियत, कश्मीरियत, जमहूरियत। लेकिन जो कुछ मुट्ठी भर परिवारों ने जो कश्मीर में एक भाषा बोलते हैं, दिल्ली में आकर के दूसरी बोलते हैं,
ये दोगलापन उजागर करना पड़ेगा, और मैं अभी वो कर रहा हूँ कि ये दोगलापन है। आप में हिम्मत होनी चाहिए। जो कश्मीर में बोलते हैं वही दिल्ली में आके बोलिए, दिल्ली में बोलते हो कश्मीर में बोलिए। नहीं बोल रहे हैं, दो भाषा बोल रहे हैं, एक्सपोज हो रहे हैं। और इसलिए वहाँ पंचायत के चुनाव आप देखिए, दोनों ये पार्टियाँ ठेकेदार हैं वहाँ की, उन्होंने चुनाव का बहिष्कार किया था। उसके बाद भी 75% पोलिंग हुआ कश्मीर में। आप हैरान हो जाएंगे, बंगाल में, जो कि एक गर्व करने वाला राज्य, हिंदुस्तान का नेतृत्व करने वाला राज्य है, हिंदुस्तान का वैचारिक आंदोलन खड़ा करने वाला राज्य है, वहाँ पंचायत के चुनाव भी गोलीबारी, बंदूक, बम से भरे पड़े रहते हैं। इस चुनाव में अनेक लोगों को मार दिया गया, फांसी पे लटका दिया गया। बंगाल में, जो जम्मू कश्मीर हमेशा टीवी पर हिंसा चाहिए रहती है, पंचायत के चुनाव हुए, एक हिंसा की घटना नहीं हुई, एक हिंसा की घटना हुई। आप ये भी देखकर खुशी होगी कि इन दिनों ये पंचायत में जो जीत करके आए हैं, उनको सीधा पैसा भारत सरकार से जा रहा है। गांव का डेवलपमेंट का मॉडल वो बना रहे हैं और डेवलपमेंट का काम हो रहा है। तो अपने आप में नहीं, क्योंकि आपने जैसे ही संकल्प पत्र में आपने कहा कि हम 370 और 35A को हटाएंगे, वैसे ही पीडीपी और एनसी की तरफ से ये कहा जाना शुरू कर दिया गया कि हम तो भाई कश्मीर भारत का रिश्ता टूट जाएगा इसके बाद। आपको लगता है ये धाराएं खत्म करना मुमकिन है? और दूसरा कि ये सबसे पहले ये भाषा बोलने वालों को इस देश का नागरिक होने का हक ही नहीं है, चुनाव लड़ने का हक ही नहीं उनको। ये कोई एग्रीमेंट है क्या? जम्मू कश्मीर हजारों साल से हिंदुस्तान का हिस्सा है, हजारों साल से हिंदुस्तान के लोगों की तपस्या का केंद्र रहा है। वो कोई एग्रीमेंट है क्या? हमने कोई सौदा किया है क्या? पर ये धाराएं इसलिए पहले ये भाषा बोलने वालों का जवाब मांगना चाहिए। नहीं, वो ये भाषा बोलने वाला कानूनी प्रक्रिया है, हमने हमारे संकल्प पत्र में घोषित किया है। हम मानते हैं कश्मीर का सबसे बड़ा नुकसान इन धाराओं ने किया है। आज वहाँ हमने एम्स बनाया, IIM बनाया, बड़े प्रोफेसर वहाँ जाने को तैयार नहीं। क्यों? तो बोले भाई रहने के लिए मकान नहीं मिलता है, हम मकान खरीद नहीं सकते, किराया महंगा पड़ता है, बच्चों को वहाँ एडमिशन नहीं मिलता है क्योंकि हमारे बच्चों की प्रायोरिटी नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है क्योंकि इन्वेस्टमेंट करने वाला सोचता है कि ज़मीन नहीं मिलती है, ज़मीन ले नहीं सकते, हम कारखाना लगा नहीं सकते, वहाँ के बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा है। आर्थिक रूप से जो कंगालियत की संभावना पैदा हुई है, टूरिज्म को आतंकवादियों ने खत्म कर दिया, पूंजी निवेश खत्म हो गया धाराओं के कारण। अब वहाँ के लोगों को भी समझ आया है कि वहाँ पर एक बहुत बड़े बदलाव की आवश्यकता है और वहाँ पूंजी निवेश होना चाहिए, वहाँ आर्थिक गतिविधि होना चाहिए। और वो अच्छा, आपके तो एक फैन आ गए पाकिस्तान में। इमरान खान ने कह दिया कि शांति तभी हो सकती है जब नरेंद्र मोदी वापस सत्ता में आएंगे। आप शांति के प्रयास दोबारा करेंगे पाकिस्तान के साथ? भारत ने हमेशा शांति के लिए काम किया है। भारत अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा तब भी अहिंसा के मार्ग से लड़ा है, तो भारत के तो ये जहन में है। लेकिन इनके बोलने के और करने में अंतर है। दूसरा, अब दुनिया के किसी भी नेता से पूछिए कि भाई पाकिस्तान को कौन चलाता है जी? दुनिया के किसी, मुझे छोड़ दीजिए, न कोई कह पा रहा है कि सेना चला रही है, कि प्रधानमंत्री चला रहे हैं, कि ISI चला है, कोई तय नहीं हो रहा है। तो वहाँ किसकी बात पे भरोसा करेंगे आप? तो मतलब सेना से बात होगी आगे? शांति के प्रयास होंगे पाकिस्तान से? भारत तो शांति के लिए, विश्व शांति के लिए, हम तो वसुधैव कुटुंबकम वाले हैं। भारत का तो उसूल है शांति। 2014 में आप चाय वाला थे, 2019 में आप चौकीदार हैं। दोनों में से कौन सी उपाधि आपको पसंद है? चाय वाला जो है, ये मैं इतने साल मुख्यमंत्री रहा, मेरे मुंह से मैंने कभी नहीं बोला। हाँ। लेकिन जब कांग्रेस के लोगों ने मेरी मजाक उड़ाना शुरू किया, हाँ, कि ये क्या चलाएगा, ये तो चाय वाला है, तब जाकर कोई इश्यू बना। और मैं गरीबी के नाम पर
देश की जनता से वोट मांगने के पक्ष में नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो गरीब को भी सम्मान और स्वाभिमान से जीने और सिखाना चाहता हूँ। तो मैं कौन होता हूँ कि जो गरीबी का रोता रहूँगा? गरीबी का रोना मुझे मंजूर नहीं है। ठीक है, बचपन जैसा गया ईश्वर ने मेरे लिए तय किया था, लेकिन चौकीदार मैंने तय किया था। वहां से चौकीदार शेर है के नारे लग रहे हैं। और उनका अहंकार चाय में भी और चौकीदार में भी। मुद्दा ये नहीं है कि चाय अच्छी है या चौकीदारी अच्छी है, मुद्दा ये है कि कांग्रेस की अहंकार की जो भाषा है, चाय वाले को हीन मानना, चौकीदार को हीन मानना, ये कांग्रेस का अहंकार जो 7वें आसमान पर है, ये देश के लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय है। मोदी जी प्रणाम। और अब चाय पर चर्चा राहुल कमल के साथ। स्वागत। थैंक यू भैया, थैंक यू। आइए। प्रधानमंत्री जी, आपने कहा कि आपको खुले आसमान के नीचे चाय पीने का शौक है। वो शाम में था, इस वक्त शाम तो नहीं है, लेकिन चाय बनारस की बड़ी मशहूर है। नींबू डाल के चाय पीते। आप तो यहाँ पे घाट्स पे काफी आते थे बचपन में, पहले जब आप बड़े हो रहे थे? बचपन में नहीं, मेरा एक जीवन का कालखंड था जब मैंने गंगोत्री से गंगा सागर तक गंगा दर्शन करने के लिए मैं निकला था। ऐसे आप चाय पी सकते हैं या आजकल एसपीजी की इतनी पाबंदी है कि कुछ भी बाहर से छूना आपको अलाउड नहीं? ऐसा है कि वो भी इंसान है, मेरी मजबूरियां समझते हैं, लेकिन फिर भी उनके नियमों का मुझे पालन करना पड़ता है। थैंक यू भैया। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या शुभ नाम है? वाह, कहाँ के रहने वाले हैं आप? वेस्ट बंगाल का। पश्चिम बंगाल में ही सर आपकी बड़ी लड़ाई है। भालो अच्छी। बंगाल का ही चाय वाला है, आए हुए दीदी से टक्कर आपकी वहां पे बड़ी जबरदस्त चल रही है। भाई बढ़िया चाय है, वाह। प्रधानमंत्री जी, बहुत हद तक फोकस इस कैंपेन में राष्ट्रीय सुरक्षा पे रहा है। आपके जो विरोधी हैं वो कहते हैं कि पीएम बार बार बालाकोट, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक का जिक्र इसलिए करते हैं क्योंकि वो लोगों का ध्यान रोजगार, एग्रेरियन डिस्ट्रेस, किसानों की हालत, इन तरह की चीज़ों से भटकाना चाहते हैं। आप इस आरोप को कैसे देखते हैं? आप कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन हैं कि न्यूट्रल मीडिया है? बिल्कुल न्यूट्रल। न्यूट्रल मीडिया है। तो मेरी अपेक्षा है कि मेरे जितने भी भाषण हुआ है वो आपके पास रिकॉर्डेड है। हम तो स्पीच एनालिटिका करते हैं। वही, उसका एनालिसिस कीजिए। मान लीजिए एक स्पीच मेरी 40 मिनट की है, तो राष्ट्रीय सुरक्षा को भी 3 मिनट 4 मिनट दिया है। बाकी सारे घर, किसान, प्रधान सम्मान निधि, बिजली, सड़क, यही सारे विषय आप देख लीजिए। लेकिन अब आपका टीआरपी के लिए आप यही करते रहोगे तो हम क्या करेंगे? सवाल कांग्रेस को पूछना चाहिए। आप देखिए 2008 में हम 26/11 के बम धमाकों की चर्चा करते हैं, लेकिन आप अगर देखेंगे उसी एक साल में सीआरपीएफ रामनगर में बम धमाके हुए, जयपुर में बम धमाके हुए, पुणे में बम धमाके हुए, गुवाहाटी में हुए, अहमदाबाद में हुए। यानी नवंबर से लेकर उस एक साल में, लेकिन सरकार सो ही रही जी। आज मुझे बताइए जो श्रीलंका में हुआ है, क्या गुनाह था? ईस्टर का पर्व, दिव्यता की अनुभूति का अवसर, शांति का संदेश को रिवाइव करने की कोशिश, उसे मार दिया जाए। अब उनके सारे धन वैभव सब बेकार हो गया जी। और भारत जैसा देश आतंकवाद दुनिया की चुनौती बन गया है। क्या हम देश को इसके पर सजग नहीं करेंगे? क्या देश को हमारा व्यू पॉइंट समझाना चाहिए नहीं? कांग्रेस को पूछना चाहिए कि आपने पूरी तरह राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे को बिल्कुल ही नकार क्यों दिया है? क्यों आप देश की सुरक्षा? दूसरा, आप हमारे सुरक्षा बलों को डिमोरलाइज कर करके देश का भला करे कोई क्या? आप सेना को गली का गुंडा कह दो और उसको बाद में बोलने वालों को आप प्रमोशन दे दो। ये कोई तरीका है क्या? आपका कोई नेता पाकिस्तान में जाकर के कहे बस भारत और पाकिस्तान की दोस्ती हो सकती है, सिर्फ इसको हटाओ तुम। क्या पाकिस्तान हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को हटाएगा क्या? क्या आप लोगों को फुर्सत नहीं है क्या आपके टीवी चैनलों पर
इन चीज़ों पर गंभीरता दे और ऐसे लोगों को हिंदुस्तान के सामने बिल्कुल बेनकाब करना न्यूट्रल मीडिया का काम है कि नहीं है? कांग्रेस के सवालों को लेकर के आप कितने दिन तक घूमते फिरोगे भाई? आप अपने सवाल लेके निकलिए ना। सर, हमारा सवाल है रोजगार को लेके। इंडिया टुडे ग्रुप एक साप्ताहिक ट्रैकर चलाता है, पॉलिटिकल स्टॉक एक्सचेंज, जिसमें हम लोगों से पूछते हैं कि इस चुनाव में सबसे अहम मुद्दे क्या हैं। 36% लोगों ने कहा कि रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है। सरकार कहती है कि जॉब क्रिएशन ऐतिहासिक स्तर छू रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट लेकिन नंबर 1 इशू है। क्या इसमें आप विरोधाभास देखते हैं? आप फिर ये कांग्रेस का एजेंडा फिर आप लेकर के चल पड़े हो, आप उसी को आगे बढ़ा रहे हो। क्या सेवा कर रहे हो मुझे मालूम नहीं है। आपने बोला होगा, देखा होगा कि CII का रिपोर्ट आया या हमारे IT सेक्टर का एक एसोसिएशन है उनका भी रिपोर्ट आया, हाँ नेस्कॉम का। इन सब ने कि पहले से कई गुना रोजगार बढ़ा है, रिपोर्ट दिए हैं। EPFO देख लीजिए, हर वर्ष करीब 1.25 करोड़ नए लोग जुड़े हैं। मुद्रा योजना ले लीजिए, 4.25-4.5 करोड़ लोग वो हैं जिनको पहली बार बैंक से पैसा मिला है, पहली बार जिंदगी में। वो भी तो कोई रोजी रोटी कमाते हैं, किसी को रोजगार देते हैं। तीसरी बात है कि आप कोई भी क्षेत्र में देख लीजिए, आपको जिस प्रकार से विकास हो रहा है, अगर रोड बन रहे हैं तो क्या भाई बिना रोजगारी को रोड बनते होंगे क्या? बिना रोजगारी को रेल बढ़ती होगी क्या? और मैंने सुना है कि आपके आज तक की जो ऑफिस है उसमें अब बैठने की जगह नहीं है, यानी आपको कई लोगों को खड़े रहना पड़ता है। क्यों? इतने ज़्यादा लोग आपको रिक्रूट करना पड़ा। अब यो जिस दफ्तर की आप चर्चा कर रहे हो, अब आप एक कांग्रेस के नेताओं को बुलाओ, आपके दफ्तर में कितनी मुसीबत आई है, इतने नौजवान आपके यहाँ काम में लगे हैं, उनको दिखाओ भी, देखिए ये रोजगार है। ये आपकी बात सही है, लेकिन हकीकत ये भी है कि जॉब क्रिएशन हिंदुस्तान का जो भी सरकार रही उसके लिए एक बड़ा चैलेंज है। आप चाय पीजिए, मैं कोई आपसे जानना ये भी चाहता हूँ, कोई चाय पियोगे तो बीजेपी वाला नहीं कहेगा। रोजगार तैयार करना किसी भी सरकार के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। मैं जानना चाहता हूँ कि अगर दोबारा आपको सरकार में आने का मौका मिलता है। बहुत बढ़िया सवाल पूछा। बहुत यहाँ ये सवाल कहते हैं, ये सवाल आपका है और मुझे खुशी हुई। मैंने हमारे संकल्प पत्र में कहा है कि हम ग्रामीण इकोनॉमी को ध्यान में रखे हुए और कृषि में भी, अब कृषि में भी हमें एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री पे जाना पड़ेगा, हमें वैल्यू एडिशन पे जाना पड़ेगा और उसको लेकर हमने 25 लाख करोड़ रुपया के इन्वेस्टमेंट का टारगेट रखा है। और मैंने कॉरपोरेट हाउस को भी कहा है कि भाई आपको मैदान में, अब मैं बताता हूँ, हमारे बिहार में मखना, ये मखाना जो है इतनी न्यूट्रिशन वैल्यू वाली चीज़ है, किसान तो ब्रांडिंग नहीं कर सकता। मैंने कॉरपोरेट हाउस को कहा है, इंडस्ट्रियल वर्क को कहा है कि आप इसका ब्रांडिंग कीजिए, दुनिया में मार्केट मिलेगा, मेरा बिहार का किसान सुखी हो जाएगा। ऐसे कई प्रयोग है। दूसरा, हमने कहा है 5 साल में हम 100 लाख करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट लाएंगे। हम नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पर बल देना चाहते हैं और हमारे विकास की मॉडल साफ है। एक है ग्लोबल बेंचमार्क वाला इंफ्रास्ट्रक्चर। हम आज जितने एयरपोर्ट हैं, डबल एयरपोर्ट फंक्शनल करना चाहते हैं। हम किसान की इनकम डबल करना चाहते हैं। तो हमारा एक। दूसरा, वेलफेयर, सामान्य मानवीय की ज़रूरतें हैं, उसकी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है। हिंदुस्तान का नागरिक शुद्ध पानी का पीना चाहेगा कि नहीं चाहेगा, उसके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले चाहेगा कि नहीं चाहेगा, उस पर हम बल देंगे। तो एक, सामान्य नागरिक के जीवन में बदलाव, और दूसरा ग्लोबल लेवल का बेंचमार्क वाला इंफ्रास्ट्रक्चर। इन 2 धाराओं पर हम चल रहे हैं। सर, आप रोजगार क्रिएट करने के जो अवसर पैदा कर रहे हैं, उसके साथ साथ एक बहुत बड़ी बहस अनएम्प्लॉयमेंट फिगर्स को लेकर छिड़ी हुई है। सरकार कहती है कि जिस तरह से पुराना अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा इकट्ठा होता है वो पर्याप्त ही नहीं है, रोजगार के तरीके बदल रहे हैं। इस समस्या को आप कैसे सॉल्व करेंगे? आपकी बात सही है, ये सरकार के सामने बहुत बड़ी चुनौती है और हमने रियल टाइम इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी का उपयोग करना होगा। हमने इसके लिए एक कमेटी बनाई हुई है, हम इस पर काम कर रहे हैं और हमारी कोशिश तो ये थी कि इसके पहले हो जाए, लेकिन वो इतना बड़ा विशाल मात्रा में है। लेकिन हो सकता है कि विद इन ईयर और 2 कोई सर्वमान्य और ग्लोबल स्टैंडर्ड वाली हमारी मैकेनिज्म डेवलप हो जाएगा
और हमें परिणाम मिलेगा। आपकी सरकार के पहले 5 साल के कार्यकाल में एक बहुत बड़ा फैसला डिमोनेटाइजेशन का था। डिमोनेटाइजेशन का इतना जिक्र इस कैंपेन में नहीं हो रहा। डिमोनेटाइजेशन पे आपके सपोर्टर्स बहुत उत्साहित हैं, आपके विरोधी कहते हैं ये आपकी सबसे बड़ी चूक थी। 5 साल बाद जब आप अपने कार्यकाल को देखते हैं, क्या आप डिमोनेटाइजेशन को अपनी सबसे बड़ी कामयाबी या अपनी सबसे बड़ी चूक? नोटबंदी चुनाव के लिए नहीं की थी, लेकिन नोटबंदी के बाद यूपी का चुनाव हमारे विरोधी नोटबंदी के मुद्दे पर लड़े थे और यूपी की जनता ने उनको ऐसी मुंह की थप्पड़ मारी है कि नोटबंदी का नाम नहीं लेते। अभी भी कभी कभी वो रो पड़ते हैं नोटबंदी को लेकर, क्योंकि उनका बहुत कुछ लूट गया है। हम तस्वीरें देख रहे थे कि बाबुओं के घर से, पॉलिटिशियनों के घर से बिस्तर के नीचे से रुपये निकल रहे हैं, गैरेज में बोरे में से रुपये निकल रहे हैं। 1,30,000 करोड़ रुपया उजागर हुआ। 50,000 करोड़ से ज़्यादा बेनामी संपत्ति हमने जब्त की और 3 लाख से ज़्यादा कंपनियां जो एक कमरे में बैठ करके अरबों खरबों का कारोबार सब बंद हो गए, ताले लगा दिए। उतना ही नहीं, टैक्स नेट पहले से जो आज़ादी के 70 साल में हुआ वो डबल हो गया। क्यों? कि लोगों को लगा कि काले धंधे, काले पैसे अब देश में काम होना मुश्किल है, ईमानदारी के रास्ते पर चलो। ब्लैक मनी ने सबसे बड़ा, हमारा डिमोनेटाइजेशन ने ब्लैक मनी पर ऐसा बड़ा हमला बोला है कि देश की मानसिकता में बहुत बड़ा बदलाव आया है कि ईमानदारी के रास्ते पर चलना है और इससे इकोनॉमी को भी बड़ा फायदा हुआ है। आज इन्फ्लेशन जो कम हुआ है उसमें एक रोल नोटबंदी का भी है। तो जब आप डिमोनेटाइजेशन को पीछे हट के देखते हैं, आपको नहीं लगता कि कुछ अलग से करना चाहिए था या शायद स्ट्रेटेजी बदलनी चाहिए थी? आपको लगता है जो किया एकदम ठीक किया, आप उस पर पूरी तरीके से? ये मेरा इंटरव्यू होने के बाद जब आप खुद इंटरव्यू देखेंगे आपको भी लगेगा कि यार मैं ऐसे बैठा, उसके बजाय ऐसे बैठा होता तो अच्छा होता। तो सुधार के लिए हर चीज में संभावनाएं होती है, कोई चीज फाइनल होती ही नहीं है, वरना दुनिया 5,000 साल लंबी चलती क्यों? क्योंकि दुनिया भर के जो मैक्रो इकोनॉमिस्ट हैं, अर्थशास्त्री, वो जब डीमो को कहते हैं उससे कहते हैं कि एक साइड इफेक्ट इसका बेरोजगारी थी। कुछ लोग कहते हैं कि 2 करोड़ तक जॉब लॉसेस हुए डीमो के चक्कर में। कोई नहीं कह रहा है, जो कह रहे हैं उनके पास भी आंकड़े नहीं है, लेकिन हमारे इतने बड़े अहम फैसले को नकारने के लिए बहाने ढूंढे जा रहे हैं और वो भी बिना सबूत को बहाने ढूंढे जा रहे हैं। सर, साथ साथ ये बताएं कि आगे चल के आप जब डिमोनेटाइजेशन को सपोर्ट कर रहे हैं, टैक्स जो हमारा बेस है वो बढ़ा भी है, इसके आगे इकोनॉमी को फॉर्मलाइज करने के लिए जिस कदम में आप बढ़े हैं उसको आप क्या करेंगे कि डिमोनेटाइजेशन प्लस प्लस डिजिटल इंडिया प्लस प्लस और फॉर्मलाइज हो भारत की इकोनॉमी? देखिए, जो कदम उठाए हैं उसका नेचुरल रिजल्ट, अब जैसे जीएसटी के कारण ये चुंगी नाका, टिकना, फलाने सारी चीज़ें चली गई, फॉर्मलाइज हो गया। अब लोगों को नेचुरल कोर्स में अपना टैक्सेस वगैरह देने की आदत लग गई, लोगों को पता भी चल लगा। डिजिटल के कारण, और उसमें हमने इनकम टैक्स में बेनिफिट दिया है, डिजिटल के कारण भी लोग अब धीरे धीरे अपना क्लियर। अब हम 59 मिनट में बैंक लोन देते हैं, बिना बैंकिंग में जाए। हमने इनकम टैक्स इंटरफेस सारा ख़त्म करना तय कर दिया है। कंप्यूटर तय करेगा किसका हिसाब करना है, क्या करना है, कौन इवेल्युएट करेगा, सब उसी के होने वाला है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें परिणाम दे रही हैं। जी सर, आपने कहा कि ब्लैक मनी पर बहुत बड़ा अंकुश लगा, फिर लोग इस चुनाव को देखते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ईडी को रेड देखते हैं और तमाम जगह पे ब्लैक मनी रिकवर हो रही है। कहते हैं मोदी जी ने तो कहा था कि ब्लैक मनी खत्म हो जाएगा, फिर ये सब पैसा कहाँ से आ रहा है? वही तो मैं कह रहा हूँ कि एक जागरूकता आई है। अभी भी कोई कोशिश करता है तो पकड़ा जाता है, पहले तो पकड़ा ही नहीं जाता था, पता ही नहीं चलता था। सबसे बड़ा परिणाम यही है। धारा 302 है कि नहीं है, फिर भी मर्डर होते हैं कि नहीं होते हैं। तो धारा 302 खराब थोड़ी है, कोई दिन खराब नहीं है, लेकिन 100 मर्डर होने से पहले 98 लोग सोचते हैं 2 हो जाते होंगे, और इसलिए माहौल ईमानदारी का बना है। कैश इन सर्कुलेशन तो बराबर आ गया, ब्लैक मनी आप कह रहे हैं कि कम हो रहा है। हम ये भी जानना चाहते हैं कि अर्थव्यवस्था की जो आपकी मैनेजमेंट रही है उससे आप कितने संतुष्ट हैं? बहुत ही संतुष्ट हूँ। आप 2014 को देखिए, हेडलाइन बनती थी महंगाई, आज महंगाई की चर्चा ही नहीं है कुछ और चुनाव में। और आपने किसी कांग्रेसी नेता को पूछा ही नहीं कि भाई 2014 में महंगाई थी, अभी नहीं है, आपका क्या कहना है? एक बार भी नहीं पूछा। खैर,
वो आपकी उन पर हम बहुत मेहरबानी। सवाल पूछते हैं, वो कहते हैं कि आप लोग ऑपोजिशन के ही महंगाई कम हुई ये बात तो कभी नहीं पूछा गया है, क्योंकि जनता के सामने झूठ बोलना उनके लिए बड़ा मुश्किल है जी, बड़ा मुश्किल है जी। सर एक चीज़ हम ये जानना चाह रहे हैं कि जो हाल में चुनाव प्रोसेस के दौरान रेड्स हुई हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की, ईडी की, अगर उनकी संख्या को देखते हैं तो करीब 15 बड़ी रेड्स हुई हैं, जिनमें से 14 जो रेड्स हैं वो विपक्ष के नेताओं पे हुई हैं। तो नेता ये कहते हैं कि मोदी जी विक्टिमाइज कर रहे हैं, सरकारी तंत्र का बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे खिलाफ। एक तो मेरा आग्रह रहेगा आप लोगों को कि अगर मोदी भी ऐसी किसी गलत एक्टिविटी में कहीं आपको नज़र आता है, आपको उजागर करना चाहिए, ऐसा दबाव डालना चाहिए ताकि सरकार को मोदी के यहाँ भी रेड करनी पड़े, ये स्थिति पैदा करनी चाहिए। जो करता है वो उसमें मरता है। अगर बीजेपी वाला करेगा तो वो भी फंसेगा, लेकिन नहीं करता है और ध्यान में नहीं आता है, लोगों के ध्यान में नहीं आता है, तो फिर हम किस प्रकार से इसको ये पक्ष और वो पक्ष में डाल रहे हैं भाई। जो रेड हुई है क्या उसमें रुपये मिले हैं कि नहीं मिले हैं? जो रुपये मिले हैं वो गंभीर सवाल है कि नहीं, चर्चा ये होनी चाहिए। बेशक सवाल उनको पूछना चाहिए कि भाई बीजेपी और कांग्रेस की चर्चा छोड़ो, आप ये बताओ कि रुपये क्यों निकले। आप हैरान हो जाओगे। मध्य प्रदेश में सरकार तो अभी बनी है और हम कहते थे कि कर्नाटका उनके लिए एटीएम है। आज छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश 6 महीने में जो लूट चलाई और पैसे कहाँ से निकला है जी, आंसू आ जाते सुनता हूँ तो। गरीब माताएं, गर्भवती माताएं, जिनके पोषण का पैसा, गरीब बच्चे जिनको खाने का पैसा, इसमें से चोरी की चुनाव जीतने के लिए। और अब हमें पूछ रहे हो रेड क्यों की? क्या मैं गरीब के बच्चों का खाना लूटने दूं? सर एक सवाल उठता है इंस्टीट्यूशंस की ऑटोनॉमी का। हमने हाल में देखा कि किस तरीके से सीबीआई के अधिकारियों के बीच में लड़ाई हुई। आपके जो सबसे कट्टर विरोधी हैं वो बार बार आप पे ये आरोप लगाते हैं कि आप भारत के इंस्टीट्यूशंस को कुचल रहे, इंस्टीट्यूशन फ्रीडम ऑटोनॉमी को आप क्रिपल कर रहे हैं। ये वो लोग हैं, आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के चुनाव आए तो इलेक्शन कमीशन अच्छा लगने लगा, ईवीएम अच्छा लगने लगा। अब फिर से शुरू कर दिया है। उनके अनुकूल अगर सुप्रीम कोर्ट व्यवहार करती है तो उनको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के जज अच्छे हैं, नहीं करती है तो चलो भाई पार्लियामेंट के अंदर सारे जो सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट बैठे हैं वो सिग्नेचर कर करके महाभियोग कर देंगे। इंस्टीट्यूशन पे खतरा तो इन्होंने पैदा किया जी। और इंदिरा जी को तो बयान है जी कि जुडिशरी सरकार के अनुकूल होनी चाहिए। उनके तो आइडियोलॉजिकल तो है। नहीं मानते ना ये? बिल्कुल नहीं, मैं मानता हूँ स्वतंत्र होनी चाहिए और मैंने जीवन ऐसे जी करके दिखाया है। मैं गुजरात में मुख्यमंत्री था, एसआईटी बनाई गई थी, कैसे बनी वो तो सबको मालूम है किस प्रकार से खेल खेला गया। एक सामान्य पुलिस वाले के सामने गुजरात का मुख्यमंत्री चुपचाप अपनी गाड़ी में गया, कोई हो हल्ला नहीं, 9 घंटे तक मेरा इंट्रोगेशन हुआ था। क्यों? मैं इंस्टीट्यूशन को ऑनर करता हूँ और इंस्टीट्यूशन को ऑनर करना ये हिंदुस्तान के सब नागरिक का दायित्व है, राजनेताओं का विशेष दायित्व है और सरकार में बैठे उनका और ज़्यादा दायित्व है। आपका एक बहुत बड़ा चुनावी वादा था कि आप किसानों की आय को 2022 तक दोगुना करेंगे। पिछले 5 साल में जो फूड इन्फ्लेशन है वो काफ़ी मॉडरेट रही है, कीमतें बढ़ नहीं रही, लैंड होल्डिंग्स छोटी हो रही हैं, किसानों का जो ज़मीन है उसके टुकड़े छोटे हो रहे हैं। ऐसे में क्या आपको लग रहा है कि आपका वादा, आपका टारगेट पूरा हो पाएगा? एक तो मैं मेरे देश के मीडिया से प्रार्थना करूंगा कि हम सबको मिलकर के देश चलाना है। किसी राजनेता को राजनीति को ऊंचा नीचा दिखाने से क्या फ़ायदा है, मैं अभी तक समझ नहीं पाया हूँ। जैसे आप एक अपना केस स्टडी करवा लीजिए, सभी मीडिया हाउस ने, और विशेष करके मैं अरुण पुरी को बधाई दूंगा, उन्होंने स्वच्छता को
यानी जितनी ईमानदारी से मोदी लगा है, अरुणपुरी भी लगा है, पूरी आज तक वाले लगे हैं। देश को फायदा हुआ, कोई मोदी को तो फायदा हुआ नहीं, कोई ज़रूरत भी नहीं थी। वैसे ही हम क्या करते हैं, अगर टमाटर का दाम कम हो गया तो हम लोग तुरंत ही हाउसवाइफ को जाके इंटरव्यू करते हैं, नहीं किसान को जाके पूछते हैं इंटरव्यू। किसान, टमाटर का दाम कम हो गया, टमाटर का दाम कम हो गया, रोना चिल्लाना शुरू करता है। और अगर दाम बढ़ गया तो हम हाउसवाइफ को जाके पूछते हैं। आग लगाने के सिवाय आपका टीआरपी में कोई रोल ही नहीं है जी। पुनर्विचार कीजिए। मैं कोई आलोचना नहीं करता हूँ, मैं जानता हूँ, मैं इस प्रकार से आप बोलता हूँ तो कुछ लोगों को बुरा लगता है, लेकिन फायदा बिचौलिया उठाता है जी। न किसान को फायदा होता है, न कंज्यूमर को फायदा होता है। हमने उस परिस्थिति को बदलने के लिए बड़ा अभियान उठाया। दूसरा, मैं हैरान था जब मनमोहन सिंह जी ने कहा कि मोदी कह रहे हैं कि 2 गुना हम प्रोडक्शन बढ़ाए। मैंने प्रोडक्शन का भी शब्द ही प्रयोग नहीं किया है, मैंने इनकम डबल करने के लिए कहा। अब मेरे देश के इतने बड़े विद्वान अर्थशास्त्री कोई मेरे शब्द समझ नहीं आते हैं। अब मैं अंग्रेजी में तो बोल नहीं पाया हूँ, लेकिन हिंदी तो उतना तो समझना चाहिए था उनको। माफ़ करना मुझे, मैं बड़े उम्र में मुझसे बड़े हैं, मुझे ऐसा बोलना नहीं चाहिए। लेकिन जब मैं इनकम डबल करता हूँ, जैसे उसकी इनपुट कॉस्ट कम हो। दूसरा, हमने एमएसपी इनपुट कॉस्ट 1.5 गुना कर दिया। तीसरा, इसके साथ एलाइड, जैसे मैं कहता हूँ अन्नदाता ऊर्जादाता बने, सोलर पंप देना। दूसरा, उसकी जो खेत की बॉर्डर है वहाँ सोलर पैनल लगाना, जो बिजली पैदा करेगा वो बिजली सरकार खरीदेगी। मान लीजिए 6 महीने उसकी खेती चलती है तो 6 महीने बिजली का पैसा मिलेगा, वो कमाई करेगा। पशुपालन, उसके लिए हमने क्रेडिट देने के लिए किसान कार्ड का व्यवस्था किया। मछली पालन, हनी, आप हैरान हो जाएंगे, भारत दुनिया को हनी एक्सपोर्ट कर सकता है। हम हनी इंपोर्ट करते हैं जी। पिछले 5 साल में हनी का उत्पादन इतना बढ़ा है। दूसरा, वैल्यू एडिशन, वैल्यू एडिशन से बहुत लाभ होता है। और आप कच्चे आम देंगे बहुत कम पैसा मिलेगा, पके आम देंगे ज़्यादा पैसा मिलेगा। कच्चे आम का अचार बनाओगे तो और ज़्यादा पैसा मिलेगा। हमारे कॉरपोरेट वर्ल्ड का 1% इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर में नहीं है, कैसे चलेगा देश? मैंने उनसे कहा है कि आपको ये करना ही पड़ेगा, ये मैंने कहा है उनको। अंजना है यहाँ पे। अंजना जी नमस्ते। नमस्कार प्रधानमंत्री जी, स्वागत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू। आइए, जिस गंगा का जिक्र करके आप इसी काशी की धरती पर आए थे, वहीं पर नाव की सवारी पर चर्चा करेंगे। आइए सूर्योदय के समय गंगा घाट का मजा कुछ और होता है। हम लोगों का तो सूरज तप गया अभी। उबड़ खाबड़ जैसी राजनीति की राह है, कुछ वैसी ही लहरें भी इस वक्त चल रही हैं। प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रीय सुरक्षा पर, अर्थव्यवस्था पर बात हो गई है। बात जरा राजनीति के, जिसका हुनर और जिसके माहिर आप माने जाते हैं। पिछली बार जब आप चुनाव में उतरे थे तो 2014 में सर विपक्ष बिखरा हुआ था उत्तर प्रदेश में। इस बार लेकिन समाजवादी पार्टी और बीएसपी का गठबंधन है, चुनौती होगी। अभी तक जितने एनालिसिस आ रहे हैं, चर्चा देश में ये होनी चाहिए कि जब कर्नाटक के सीएम का शपथ समारोह हो रहा था और जिस प्रकार से एक दूसरे को गले लगाया जा रहा था, जिस प्रकार से हाथ पकड़ पकड़ करके 2019 के विजय की तैयारियां शुरू हो चुकी थी, बेंगलोर से लखनऊ पहुंचते पहुंचते जो गले लगने वाले थे वो जानी दुश्मन बन गए, एक दूसरे का गला काटने में लग गए। पूरे हिंदुस्तान में कोई गठबंधन हो ही नहीं पाया। एक मुद्दे में एक सूत्रता है और वो मोदी को गाली देने की कंपटीशन में। जितने हमारे विरोधी लोग हैं, कोई एक डिक्शनरी में से गाली का शब्द निकालता है तो दूसरा कोई दूसरी डिक्शनरी से निकाल के ले आता है। तो सारा चुनाव एक तरफ मोदी को गालियां देने में लग रहा है, अंदर अंदर मिलकर के स्ट्रेटेजी करने का एक भी घटना
अभी तक मीडिया उजागर नहीं कर पाया है। महामिलावट आप कहते हैं, वो कह रहे हैं कि आपकी भी तो कई पार्टियां हैं जो एक साथ हैं, तो आप में उनका महामिलावट, आपका शुद्ध कैसे? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। मैं हमारा भी महामिलावट कहता हूँ। कहाँ पर? जब जम्मू कश्मीर में हमने पीडीपी के साथ किया, दोनों वैचारिक रूप से अलग अलग ध्रुव के लोग थे, हमारा उनका वैचारिक मेल ही नहीं था। लेकिन पब्लिकली हमने कहा कि भाई हमारा कोई वैचारिक मेल नहीं है, लेकिन जनता ने ऐसा वर्डिक्ट दिया है कि हमको साथ चलना है, और वो महामिलावट था। दूध और तेल का, पानी और तेल का मिलन था, पानी और तेल अलग हो गया। ये लोग बताइए, जो लोग कोलकाता में ममता जी के साथ खड़े होकर के हाथ पकड़ पकड़ के उछल रहे थे, उसमें से एक व्यक्ति जम्मू कश्मीर के कहता है कि देश में 2 प्रधानमंत्री होने चाहिए। जब बंगाल की धरती पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पैदा हुए, जिन्होंने कहा था इस देश में 2 प्रधान, 2 विधान, 2 निशान नहीं चलेंगे, जिसके लिए उस महापुरुष ने आज़ाद हिंदुस्तान का पहला बलिदान दिया, उस बंगाल की धरती पे ऐसा लोग हाथ ऊपर करके नाच रहे हैं और कश्मीर में जाकर के कह रहे हैं, तब कांग्रेस वाले चुप हैं, महामिलावट वाले सारे चुप हैं, तब ये महामिलावट लगता है। या तो वो खुल करके कहे हाँ भाई अब्दुल्ला साहब जो कह रहे हैं हमको सहमत है, या तो कह दे कि भाई वो तो हमारा एक फोटो अपॉर्चुनिटी था, हमारा कोई गठबंधन नहीं है, ये कह दे। अभी कुछ ही देर पहले आपने कहा कि पहले तो सिर्फ मोदी को गाली देते थे, अब ईवीएम को भी गाली देते हैं, तो उसी ईवीएम पर विपक्ष का ये कहना है कि बटन कहीं भी दबाओ आजकल बीजेपी को वोट जाता है। उस आरोप पर क्या जवाब? मुझे लगता है कि ये बेवजूद चर्चा हुई है, सुप्रीम कोर्ट में हुआ है, टेक्नोलॉजी को चैलेंज किया है। इलेक्शन कमीशन एक छोटी सी इंस्टीट्यूट है, इतने सारे बड़े बड़े खैरकाओं के खिलाफ अब तक वो जीत करके आई है, और हर पार्टी की सरकार के रहते हुए इलेक्शन कमीशन को ये आरोप झेलने पड़े हैं। वो नई नई चीज जितनी टेक्नोलॉजी में है, जैसे वीवीपैट ले आए, वो ले आए, जितनी चीज़ें आवश्यक हो, सचमुच में दुनिया में हमने ये चीज़ गर्व के साथ ब्रांडिंग करने जैसी है कि 900 मिलियन लोगों का वोटिंग और 4 घंटे में रिजल्ट, ये दुनिया की बहुत बड़ी घटना है। भारत ने इसका गर्व का, और मैं जब विपक्ष में था तब भी मैं कहता था कि दुनिया के सामने हमने हमारे लोकतांत्रिक और हमारी चुनाव प्रक्रिया की जो महारत है, ये विश्व में ब्रांडिंग करना चाहिए। मैंने तो इस बार इलेक्शन टूरिज्म को बल दिया है, काफ़ी लोग दुनिया से आए हैं देश का चुनाव देखने के, टूरिज्म को बल आया है। हमारी चीज़ों की वाहवाही करने के बजाय जिन लोगों को बूथ कैप्चर करने में मजा आता था, पर्चे उठा करके भाग जाते थे, उनको लगता है कि अगर साफ सुथरा चुनाव होगा तो ये उनका खेल बंद हो जाएगा। इसलिए दूसरा, जो विद्यार्थी होता है, अगर एग्जामिनेशन में जवाब ठीक लिख करके नहीं आया तो निकलते ही घर में माँ बाप को क्या कहना है बना करके आ जाता है। वो तय करता है माँ बाप को कि मैं गया था लेकिन जूता चुभता था, मैं गया था पेन चल नहीं रही थी, मैं गया था बेंच ठीक नहीं था, मैं गया था लेकिन मास्टर जी बार बार चिल्ला रहे थे, पीसफुल माहौल नहीं था, मैं गया था अगल बगल के बच्चे बातें करते थे, इसलिए मेरा पेपर ठीक नहीं गया। बहानेबाजी कह रहे हैं। बहानेबाजी ढूंढ करके बैठ जाता है। ये ऐसे ही लोग हैं। इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने पराजय स्वीकार कर लिया है। अब जरा किसानों पर आते हैं, क्योंकि चुनावों के इर्द गिर्द हर पार्टी चाहती है कि किसान मेरा, किसान का वोट हमारा, तो उसके लिए उनकी पहल ऐसी होती है कि किसानों को अपनी तरफ कैसे किया जाए। आपने बजट के जरिए सर प्रधानमंत्री पीएम सम्मान किसान योजना जो लाए, 6000 का ऐलान किया और पहली किश्त कई जगहों पर मिली भी है। अब सवाल ये है कि वो तो 12 गुना लेके 72,000 वाले न्याय स्कीम को लेकर आ गए, किस तरफ जाएंगे किसान? उनका ट्रैक रिकॉर्ड और हमारा ट्रैक रिकॉर्ड, इसको एक बार देखना चाहिए। उन्होंने 2004 में कहा था कि हम 2009 तक बिजली हर घर में दे देंगे। आज 2019 में भी मैं बल्ब लगा रहा हूँ, मुझे काम करना पड़ रहा है। उन्होंने अभी राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में कहा था कि हम बेरोजगार को भत्ता देंगे। आज उनको 6 महीने हो गए, कोई भत्ते का नाम निशान नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा था हम कर्ज माफ़ी करेंगे, उन्होंने कर्ज माफ़ी नहीं की। 2009 में भी ऐसा झूठ बोल करके वो वोट ले गए लोगों के। उन्होंने तो कहा था कि हम किसानों का कर्ज माफ़ करेंगे।
उस समय 6 लाख करोड़ रुपया कर्ज था किसानों का, 6 लाख करोड़ रुपया। माफ कितना किया? 52,000 करोड़। और उसमें भी CAG के रिपोर्ट में आया कि 35 से 40 लाख लोग वो थे जो कभी किसान थे ही नहीं, फर्जी लोगों को पैसा दे दिया। लेकिन उस समय कोयला वगैरह घोटाले, 2G के घोटाले इतने बड़े चल रहे थे कि किसान वाला घोटाला दब गया। तो यही करते रहते हैं। तो जिनका ट्रैक रिकॉर्ड झूठ बोलने का है, वोट पाने के लिए लोगों को भ्रमित करने का है, और हिंदुस्तान का मतदाता समझता है। अब वो उनको बुझाए थे, तुमने 70 साल अन्याय किया, उसका क्या, वो पूछ रहा है। अब अगले सवाल पर आते हैं, चूंकि आपने विरोधियों की बात की है। ममता बनर्जी सर, आपने अभी एक इंटरव्यू में बताया कि वो कुर्ता आपको गिफ्ट करके भेजती हैं, लेकिन ज़मीन पर तो ऐसी लड़ाई है, संघर्ष है बहुत ज़्यादा आपका उनके साथ। आप जाते हैं तो दहाड़ते हैं उनके खिलाफ। उस लड़ाई में आपको लग रहा है, क्योंकि पश्चिम बंगाल से आप लोग उम्मीदें लगाए हैं कि बहुत सारी सीटें इस बार आएंगी, क्या होगा और कैसे होगा? देखिए, अडवाणी जी ने अभी एक बढ़िया ब्लॉग लिखा था हमारी पार्टी के जन्मदिन पर, और वही हमारा मूल चरित्र है। हम किसी को अपना दुश्मन नहीं मानते हैं, और इसलिए व्यक्तिगत तौर पर अगर आप भी जब टीवी स्क्रीन पे होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को धज्जियाँ उड़ा देते हो, मोदी को भी आप कुछ भी बोल देती हो, लेकिन उसके कारण हमारा आपके प्रति आदर कम नहीं होता है, हम आपका सम्मान कम नहीं करते। आपका वो एक दायित्व है, आप अपना दायित्व निभाती हैं और आपने निभाना भी चाहिए। उसी प्रकार से व्यक्तिगत संबंध अलग चीज़ होते हैं, व्यवहार अलग चीज़ होती है, और उसके कारण राजनीतिक हमारी वैचारिक लड़ाई है, वो वैचारिक लड़ाई तगड़ी होगी। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि ममता जी जिस लेफ्ट के खिलाफ, जिन मुद्दों को लेकर के लड़के आई थी, हिंसा के खिलाफ, और ममता जी ने 2009 में पार्लियामेंट में कहा था कि बांग्लादेशियों को हटाओ, और पार्लियामेंट में कागज फेंक दिए थे। ममता जी ने मांग की थी कि बंगाल में चुनाव कराना है तो राष्ट्रपति शासन लाइए, बंगाल को आर्मी के हवाले करिए और चुनाव कराइए। वही ममता जी आज हर दिन वहाँ चुनाव में एक एक हत्या हो रही है। तब होता है कि ये कौन से वाली ममता दीदी है, चिंता वो है। ममता दीदी इतनी बदल जाए, ये मैं कल्पना ही नहीं कर सकता। मैंने तो पब्लिकली कहा कि ममता जी के संबंध में मेरा असेसमेंट गलत निकला, वरना मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था, वैचारिक विरोध था, लेकिन मैं मन में सोचता था कि एक कमिटेड कोई काम करने के इरादे वाली महिला लगती है। लेकिन अब जो देख रहा हूँ मैं हैरान हूँ कि देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग बड़े हो गए। अगले सवाल पर चलते हैं सर, क्योंकि ये बहुत ज्वलंत मुद्दा इस वक्त देश में है, और वो है, आपने हमेशा ये कहा है ज़ीरो टॉलरेंस टू टेरर। तो फिर सवाल ये उठता है कि आपकी पार्टी ने साध्वी प्रज्ञा को, एक टेरर अक्यूज्ड को सर, जो कि आतंकवाद की आरोपी हैं, उनको टिकट क्यों दिया? मुझ पर इतने आरोप लगे थे और ऐसा हवा बना दिया था। और आप अखबार और ऑनलाइन मीडिया वगैरह निकालोगे तो शायद लाखों पेज मोदी के खिलाफ मिलेंगे आपको। और उसके प्रभाव में अमेरिका ने मुझे वीज़ा देने से भी मना कर दिया था। लेकिन जब सच बाहर आया तो अमेरिका खुद मोदी को निमंत्रण भेजने के लिए सामने आ गया। तो ये ऐसा झूठ चलाने की इनकी एक मोडस ऑपरेंडी है। ये कांग्रेस ने पक्की मोडस ऑपरेंडी देखी है। इन दिनों भी वो आदत जाती नहीं है। अभी कपिल सिब्बल ने ईवीएम को लेकर के जो लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई, वो भी वही थी। नोटबंदी को लेकर के हमने फालतू किसी का वीडियो बना करके लाए, वो भी वही था। ये मोडस ऑपरेंडी ऐसी उनके जिसमें पहले उनका ये चेला चपाटा वाला कोई छोटा सा ऑनलाइन अखबार होगा, उसमें एक झूठी स्टोरी छाप देना, फिर दूसरे दिन कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, फिर तीसरे दिन उनका एक चेला चपाटा जाके पीआईएल करना, फिर 10 दिन गाड़ी चलाना, और फिर कुछ लोग जैसे झूठ को खींचते रहते हैं अपना टीआरपी के लिए, ऐसे कि 10 लोग मिल जाते हैं और उसमें किसी की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। कोई सबूत नहीं, कुछ नहीं। और ये हमारे साथ गुजरात में तो मेरे साथ बहुत हुआ है जी, इतना मेरे साथ जुल्म किया है इन लोगों ने, लेकिन देश की जनता हमारे साथ रही है। अच्छा, प्रज्ञा के खिलाफ कोर्ट ने भी, ये लोग गए, कोर्ट ने भी कह दिया वो चुनाव लड़ सकती है, और वो एक सिंबल है। ये हिंदू टेररिज्म करके भारत की हजारों साल की विरासत को आपने जो बदनाम किया, उसको सामने से ललकारना चाहिए।
जैसे चौकीदार को चोर कहा, मैंने सामने से चौकीदार बन करके ललकारा है। इनका मुंह तभी बंद होगा और ये एक सिंबल बनेगा। तो फिर इस प्रकार की हरकतें हिंदुस्तान में कोई राजनीतिक दल नहीं करेगा कि निर्दोष लोगों को फंसाना। ये सोचा हुआ, मतलब आपकी बातों से सर मुझे ये एहसास हो रहा है कि जैसे आपने फ्रंट फुट पर बैटिंग की, मैं भी चौकीदार होकर, वैसे ही भगवा आतंकवाद को लेकर साध्वी प्रज्ञा के जरिए बीजेपी फ्रंट फुट पर बैटिंग करना चाह रही है। कांग्रेस पार्टी और उसके मिलावटी लोगों ने हजारों साल की ऋषियों मुनियों की इस महान संस्कृति को जो दाग लगाया है, दुनिया में भारत की जो बेइज्जती की है, ये लड़ाई कांग्रेस और महामिलावटी लोगों की और उनके जो चेले चपाटे हैं उनके खिलाफ की लड़ाई है। ये चुनावी लड़ाई है ही नहीं। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं सर। अल्पसंख्यकों के मन में तमाम विपक्षी पार्टियों ने आपके नाम पर एक भय बिठाया है। एक भय का पूरा कारोबार चलता है हर प्लेटफॉर्म पर। लेकिन सवाल यह है कि उसकी वजह से क्या एक खाई अल्पसंख्यकों और बीजेपी के बीच में बन गई है। उसके साथ ही एक सवाल में जी, ये सही नहीं है। हम अकाली दल और बीजेपी सिखों के साथ मिलकर के सरकार चलाते रहे। पारसी, गुजरात से मैं हूँ, पारसी कम्युनिटी हमेशा उनके साथ मिलजुल करके हम काम कर रहे हैं। ईसाई समाज, मेरे मणिनगर कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत बड़ी मात्रा में ईसाई समाज है, मिलजुल करके उनके विकास के लिए हम काम करने वाले लोग हैं। हम किसी के खिलाफ नहीं है, हमारा वो काम नहीं है। अब वोट बैंक के लिए कोई भड़काते रहे तो सवाल उनको पूछना चाहिए कि ऐसा झूठ बोल करके देश का नुकसान क्यों कर रहे हो। मैं मुसलमानों के कॉन्टेक्स्ट में भी सर ये सवाल पूछ रही थी, क्योंकि ट्रिपल तलाक के जरिए आप लोगों ने एक बदलाव लाया है और आपका कहना है कि महिलाएं अब आकर वोट करेंगी बीजेपी के लिए। क्या वाकई ऐसा? एक ये काम मैंने वोट के लिए नहीं किया है और नहीं मैं सरकार चुनाव के लिए चलाता हूँ, नहीं मैं दल के लिए चलाता हूँ। मैं सरकार देश के लिए चलाता हूँ। मैं 21वीं सदी के उज्जवल भविष्य के लिए सरकार चलाता हूँ। मेरे फैसले चुनाव से परे हैं, चुनाव के अरिथमेटिक से परे हैं। मुझे कोई लेना देना नहीं चुनाव से। मेरा सीधा संबंध होता है देश का साथ। ट्रिपल तलाक को भी हिंदू मुसलमान नहीं देखना चाहिए। ट्रिपल तलाक ये प्योरली नारी सम्मान का विषय है। दुनिया के इस्लामिक देशों में भी ट्रिपल तलाक का कानून पर प्रतिबंध है। कहीं पर भी ट्रिपल तलाक को मान्यता नहीं है। हमारे देश में ये, अब हमारे देश में बाल विवाह, उसके खिलाफ हम आवाज़ उठा रहे। इसका मतलब कोई हिंदुओं के खिलाफ थोड़ा है। हम विधवा दहन, जिसको सती प्रथा कहते थे, उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। क्या हिंदुओं के खिलाफ है क्या? हम दहेज के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, वो क्या हिंदुओं के खिलाफ है क्या? जो बुराइयां हैं आधुनिक समाज के लिए उपयुक्त नहीं है, उसके खिलाफ हिम्मत के साथ राजनीतिक दलों ने आना चाहिए। हमने ट्रांसजेंडर को, आपने देखा होगा, पहली बार हमने पद्मश्री एक ट्रांसजेंडर को दिया है। सम्मान देना चाहिए समाज जीवन में रहने वाले लोगों को। हम उनके साथ मानवीय व्यवहार करें, ये हमारी मूलभूत सोच है। दिव्यांगजनों के लिए जिस प्रकार से मैंने प्रतिष्ठा देने का प्रयास किया है, वरना हम बेचारे बापड़े ऐसा बना दिया था। मैं दिव्यांग को सम्मान से जीना सिखाना चाहता हूँ, मैं उसका हाथ पकड़ के चलना चाहता हूँ। मिडिल क्लास और युवा वर्ग, ऐसे लोगों के लिए आपने क्या किया? और खास तौर पर युवा पर मैं बात करना चाहती हूँ सर, क्योंकि आप हमेशा कोशिश करते हैं कि युवाओं के साथ जुड़ें। तो ये वाला जनरेशन तो मोबाइल में देखने वाला जनरेशन है, इनकी आधी जिंदगी उसी पे कटती है तमाम चीज़ों को देखकर। तो उनके साथ क्या कनेक्शन है आपका? ये इमोजीज और ऐसी जो तमाम चीज़ें चलती हैं, क्या आप वो सब देखते हैं और उसमें उसके ज़रिए एक्सप्रेस करते हैं? देखिए, भारत का सौभाग्य है कि हमारे पास 800 मिलियन लोग 35 से कम आयु के लोग हैं। जिस भारत के पास ऐसी जवानी हो, वो सपने भी तो उसके जवान होते हैं, और सपने जवान होते हैं तो ऊर्जा भी बहुत होती है। सिर्फ खेलकूद ले लीजिए आप, मैंने खेलकूद की पूरी दुनिया बदल दी है। ये ठीक है, कुछ कम समय में इतना बड़ा परिणाम नहीं मिलता है, लेकिन खेल के अंदर आज सभी स्पर्धाओं में हिंदुस्तान का बच्चा आत्मविश्वास के जाता है, और भारत के उसके जो रिकॉर्ड है वो बाहर जाकर के उसको तोड़ करके आता है। सब लोग मेडल ला के नहीं आते हैं, लेकिन यहाँ से वो बेहतर करके आते हैं दुनिया के बाहर, क्योंकि कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया है। तो मेरे युवा के ध्यान में रखे हुआ,
मैं आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हो, जितने भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसको गांव तक लेना चाहता हूँ। मैं ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क हिंदुस्तान के गांवों में पहुंचाने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में धन खर्च कर रहे हैं। मेरा इरादा यह है कि मेरा गांव का बच्चा भी आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ विश्व के साथ जुड़े। दूसरा, हमने उन शिक्षा को ज़्यादा बल दिया जिसमें सर्टिफिकेट का महत्व था। BA, BCom, मैं स्किल पे बढ़ रहा हूँ और मेरा मत है कि जितना ज़्यादा स्किल डेवलपमेंट होगा और मोस्ट मॉडर्न स्किल डेवलपमेंट होगा, देश की ताकत बहुत बढ़ेगी। और इसलिए पूरा मिनिस्ट्री मैंने अलग स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री बना दी, जो कभी हमारे देश में सोचा नहीं गया था। अगला सवाल जिसके बाद हम ऊपर के हिस्से में चलेंगे। प्रधानमंत्री जी, ये चुनाव हर सीट पर मोदी वर्सेस कैंडिडेट, मोदी ही मुद्दा है, ब्रांड मोदी बहुत विशाल हो गया है। इसके लिए मैं सबसे पहले हमारे प्रतिस्पर्धियों का बहुत आदरपूर्वक धन्यवाद करना चाहता हूँ। दूसरा धन्यवाद मैं हमारे प्रति हमेशा नाराजगी रखने वाले मीडिया के मित्रों का धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जब गुजरात का मुख्यमंत्री था तो देश के अनेक राज्यों में से एक छोटा सा राज्य का मुख्यमंत्री था, लेकिन मुझे ऐसा पेंट किया मेरे जैसा कोई बुरा इंसान ही दुनिया में नहीं हो सकता है। और 10-12 साल तक मुझे ऐसा, तो देश भर में क्यूरियोसिटी पैदा हुई कि भाई जिस व्यक्ति की चिंता हर कोई कर रहा है, उसकी चर्चा कर रहा है, ये आदमी है कौन। और जब मुझे देखा तो लोगों को लगा ये जो कह रहे हैं ऐसा नहीं है तो कोई और है, तो एकदम से। तो अभी भी ये जो लोग दिन रात मोदी मोदी कर रहे हैं, मैं उनका बहुत आभारी हूँ कि वो करते रहे। नतीजा देश की जनता दे देगी। नतीजा देश की जनता दे देगी। आगे बढ़े उससे पहले, चूंकि आपने ये लाइन कही, पत्रकार हूँ, एक सवाल पूछ ही लेती हूँ। देश की जनता क्या नतीजा देगी? क्या उस ब्रांड मोदी को वो बरकरार रखेंगे? पूर्ण बहुमत, कितनी सीटें, या फिर कुछ नए सहयोगियों को खोजना पड़ सकता है? मोदी ये ब्रांड नहीं है, मोदी एक जिंदगी है जो खुद के लिए नहीं जिया है। मोदी औरों के लिए जितना जी सकता है जीने के लिए प्रयास करता है, और कैमरा के सामने भी नहीं, सामान्य जिंदगी में मैं वैसे ही जीता हूँ। और सामान्य मानवी में निरीक्षित विवेक होता है, वो कैमरा के दूसरी ओर भी देख पाता है, टीवी स्क्रीन के पीछे भी देख सकता है, और मुझे उसकी उस ताकत पर भरोसा है। और उस ताकत के आधार पर मैं कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी 2014 से ज़्यादा सीटों से जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी के साथ ही हमारे एनडीए के दल 2014 से ज़्यादा सीटों से जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी के जीतने वाले लोगों का मार्जिन बढ़ेगा। भारतीय जनता पार्टी जिन क्षेत्रों में हमारी प्रेजेंस कम थी, अब उस क्षेत्रों में भी हमारी प्रेजेंस बढ़ेगी। यानी एक प्रकार से जितने पैरामीटर से आप देखें, उन सभी पैरामीटर से। तीसरी बात है, 2014 का चुनाव मतदान एक रिकॉर्ड माना जाता था। 2019 जबकि प्रो इनकम्बेंसी और मतदान का रिकॉर्ड, ये हिंदुस्तान के पॉलिटिकल पंडितों को सोचना पड़ेगा कि कैसे हो रहा है। तीसरी बात, जो मीडिया मिस कर रहा है, अब वो उनकी मदद करने के लिए मिस कर रहा है या ईमानदारी से मिस कर रहा है, मैं आरोप नहीं लगाता हूँ। 2014 का चुनाव, उसके नतीजे, कांग्रेस का उसके पूरे जीवन काल का सबसे कम सीटें जीतने का रिकॉर्ड 2014, और 2019 उनके पूरे जीवन काल में सबसे कम सीटें लड़ने का रिकॉर्ड। ये दो चीजें देश के सामने बार बार आनी चाहिए। कितनी सीटें आएंगी सर? मैं नंबर नहीं लगाता हूं, क्योंकि देश इतना दे रहा है, इतना दे रहा है, इतना दे रहा है, शायद मेरा सोचना ही कम पड़ जाएगा। ठीक है सर, आइए ऊपर चल। किसी ने उम्मीद नहीं की होगी आपको देखेंगे वहां से सुबह सुबह घाट पर आकर। नहीं, पर वैसे मोदी जी, यहाँ पे हम बचपन से आ रहे हैं, इतनी बदबू आती थी, इतनी बदबू, इतना कूड़ा, उसको अब लगता है साफ। जो गंगा आरती हम लोग देख रहे थे, भव्य साफ, लगता है कि
भारत की सिविलाइजेशन का एकदम ये गढ़। देखिए, देश के राजनेता सच बोलने से कतराते हैं, मीठा मीठा बोल करके चुनाव निकाल देते हैं। चुनाव जीतने के बाद मैं धन्यवाद करने के लिए यहाँ आया था और गंगा घाट आरती के ऊपर मैंने एक भाषण किया था और हैरान हो जाएंगे। उस दिन भाषण में मैंने कहा था, मैं क्या करूँगा भूल जाओ, आपको ये करना है, सफाई करनी है, मुझे वादा करो। कोई ऐसी हिम्मत नहीं करेगा। फिर मैं खुद आया, 80 घाट की सफाई की और वो एक आंदोलन बन गया जी। आप हैरान हो गए। नागालैंड की एक बच्ची, नाम तो मैं भूल गया, ईसाई बच्ची, वो यहाँ पर बनारस आई, फिर यहीं रह गई। उसने एक बड़ा नौजवानों की टोली बनाई और यानी हर सुबह उस पर सफाई करती थी और BHU के लड़के सफाई करते थे। अभी मैं BHU के कुछ लड़कों को मिला, वे मिडिल क्लास फैमिली के थे। वैसे यूनिवर्सिटी में मार धाड़ लड़ाई इसी में मजा आता है। इन बच्चों ने एक टोली बनाई और ये जो कूड़ा कचरा उठाने वाले बच्चे होते हैं उनके पास चले गए और देखा उनमें ड्रग एडिक्ट हो गए थे। साहब 1000 बच्चों को इन्होंने मुख्य धारा में लाया, पढ़ाई करा रहे हैं। मैं उन बच्चों को मिला, उन सारे बच्चों को भी मिला जो कॉलेज के बच्चे कर रहे थे। देखिए, देश में बहुत अच्छी चीज़ें हैं और मेरा ध्यान हमेशा अच्छी चीज़ों पर रहता है। खुशी का मतलब क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए खुशी का मतलब क्या है? अगर आपके चेहरे पर खुशी देखूं तो मेरे मन को खुशी होती है। खास करके किसी गरीब के चेहरे पर खुशी देखूं मुझे। मोदी जी, एक बात होती है हमेशा, और मैं 2 टुकड़ों में ये पूछना चाहती हूँ आपसे। गुजराती जो होता है उसको पैसे का बड़ा ध्यान होता है। एक लोग बहुत सारे मुझसे पूछते हैं, मोदी जी अपनी सैलरी का क्या करते हैं? एक मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ। दूसरा, आपकी माँ आपको बड़े प्यार से पैसे पकड़ाती हैं, आप उन पैसों का क्या करते हैं? एक तो मेरी माँ ने मुझे जो हमेशा क्या देती है, ज़्यादा से ज़्यादा शायद एक बार 11 रुपया दिया था, ज़्यादा से ज़्यादा। तो नारियल और मिश्री मिली थी ज़्यादा। लेकिन एक बार उसने मुझे 5000 रुपये दिया। अच्छा, 5000 रुपया। तो मैं सरप्राइज था जी। और क्या था, तो जिस दिन चीन के राष्ट्रपति आए थे, वो उन्होंने मेरे जन्मदिन की तारीख तय की थी खुद ने, मेरा भी ध्यान नहीं था। और उस समय अहमदाबाद में चीन के राष्ट्रपति आए थे, तो सुबह मैं जन्मदिन था तो माँ को मिलने गया, तो उसने मुझे 5000 रुपये दिए। मैंने कहा, माँ क्या बात है? तो बोले, ये कश्मीर, उस समय कश्मीर में बाढ़ आई थी। अच्छा। तो माँ ने कहा कि उनको दे देना। तो मैं इन पैसों को कहीं ध्यान तो नहीं रहता, लेकिन दे देता हूँ, फिर बता देता हूँ कुछ कर लेना। आप हैरान हो गए, मेरे जेब में कभी पैसा नहीं होता है। मैं कभी बहुत परेशान हो जाता हूँ। तो हर एक बार मैं कहीं गया तो कोई कार्यकर्ता रिसीव करने आएगा, मेरे पास पैसे नहीं थे। जो रिसीव करने वाला आना था वो बेचारा पहुँचा नहीं, मेरे पास पैसे नहीं थे, जहाँ जाना था उसका पता नहीं था। ऑटो रिक्शा को पैसे दूँ, क्या करूँ? मैं खड़ा रहा बड़ी देर तक। जब वो आया तो बाद में उसको लगा कि तो मैं चला गया हूँ, तो मैं प्लेटफॉर्म पर बैठा रहा। 2-3 घंटे के बाद मेल बैठा, तब जाकर मैं पहुँचा। पैसे वैसे रखता नहीं मैं। प्रधानमंत्री जी, आपने अरुण पुरी जी का जिक्र किया था, उनके 2 पेट सवाल हैं। वो हमेशा जब भी न्यूज़ मीटिंग होती है वो ज़रूर इस पे चर्चा करते हैं कि आप जब इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में आए थे 2013 में, आपने जिक्र किया था मैक्सिमम गवर्नेंस, मिनिमम गवर्नमेंट, एंड गवर्नमेंट हैज़ नो बिजनेस ऑफ बीइंग इन गवर्नमेंट। 5 साल बाद इन 2 दिशाओं में आप कितना बढ़ पाए, और अगर नहीं बढ़ पाए ठीक से? हमारे देश का दुर्भाग्य क्या है, इन चीज़ों की आप रिसर्च नहीं करते। हम लोग क्या सोचते हैं कि नंबर ऑफ मिनिस्टर्स, यही नंबर ऑफ मिनिस्टर्स, इसी को आप मिनिमम गवर्नमेंट। जी नहीं, प्रोसेस। जैसे मेरे यहाँ पहले कैबिनेट नोट शुरू होकर के कैबिनेट तक पहुँचने में 6 महीने लगते थे, आज 15 दिन लगते हैं। अब ये मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस, लोग वही, परिणाम ज़्यादा। उसी प्रकार से पहले विदेश जाना पड़ता था एक MOU के लिए, 4 बार जॉइंट सेक्रेटरी विदेश जाता था। मैंने कहा नथिंग टू डू, वीडियो कॉन्फ्रेंस करो, फाइनल जब करेंगे तब जाएंगे आप। तो अब मेरे यहाँ 1/4 हो गया है, 1/4।
वीडियो कॉन्फ्रेंस से काम हो रहा है। ऐसे तो इतनी चीज़ें आप देखोगे। अब जैसे मैं एक प्रगति कार्यक्रम करता हूँ, 40-40 साल पुराने सरकार के शिलान्यास हो चुके कार्यक्रम कागज पे पड़े थे, फाइलें खो गई थी, मैंने ढूंढ के निकाला। मैंने कहा बताओ क्यों नहीं हुआ। मैं सभी राज्यों के मुख्य सचिव और भारत सरकार के सभी सचिव, उनकी एक प्रगति में मीटिंग करता हूँ। वो अपने आप में एक बड़ा इंटरेस्टिंग कार्यक्रम है। शायद एक बार इंडिया टुडे ने इसका बड़ा डिटेल में वर्णन लिखा था, और उसमें मैंने अब तक 12 लाख करोड़ रुपया के प्रोजेक्ट्स जो 30-40 साल से वो सारे क्लियर करवाए, और 1 घंटे में। अब ये मिनिमम गवर्नमेंट हुआ। जहाँ तक गवर्नमेंट है नो बिजनेस टू डू बिजनेस, मैं स्पष्ट मत कहूँ, इस सरकार का काम नहीं है होटल चलाना। धीरे धीरे आपने देखा होगा हम डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं सर? कुछ बड़ा डिसइन्वेस्टमेंट? एयर इंडिया, वो ज़्यादा LIC ही खरीद। एयर इंडिया डिसइन्वेस्टमेंट का निर्णय हमने किया, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि खरीदार नहीं आएगा तो मैं आप इंडिया टुडे के दे दूंगा, ऐसे थोड़ा होता है। बहुत लाइबिलिटी है, खरीदार मुश्किल से ही मिलेगा आपको एयर इंडिया का। अच्छा, देखिए घाट की तरफ जा रहे हैं, आपको कभी मिस करते हैं आपकी अकेले घूम सके, ऐसे चाय की दुकान पर रुक जाए? और गुजरात को भी मुझे हमेशा लगता है गुजरात को आप मिस करते हैं ना, क्योंकि एक गुजराती को हमेशा के लिए गुजरात से बाहर कर देना अन्याय है। आपको मैं बताता हूँ, ये यानी इसको कोई तारीफ के रूप में मत देखिए, हर एक अपना एक नेचर होता है। मैं जब घर छोड़ करके चला गया, शायद 32 साल तक कभी लौटा नहीं था। मेरे पिताजी के स्वर्गवास के बाद में घर गया था उनके अंत्येष्टि में, तो मैं बहुत डिटैच रहता हूँ। मैं गुजरात में 95 का चुनाव था, 2/3 बहुमत मिला था, और इस पर उस ज़माने में तो एक राज्य का कार्यकर्ता उसकी कितनी बड़ी वो हवा होती है। मेरी पार्टी ने तय किया कि मुझे अब कहीं और जाना है, तो मेरा हेडक्वार्टर चंडीगढ़ बन गया। तो मैं ऐसे ही अपना झोला लेकर के चला गया, किसी को मालूम भी नहीं था। चंडीगढ़ जाकर के मैंने अपने कार्यकर्ता को फ़ोन किया कि मैं आ गया रेलवे स्टेशन से। तो बोले आप आ गए, अब कहाँ ले जाएंगे? मैंने कहा भाई कोई मुझे बताइए कहाँ जाना है। तो मैं गैराज में रहता था, चंडीगढ़ में एक गैराज के अंदर मैं रहता था, और मैं वहीं से फिर मैं दिल्ली बाद में आया। मैं 5 साल रहा, मैंने कभी गुजरात टेलीफोन भी नहीं करता था। मिस ही नहीं करता। मैं मिस करना ना करना वो शब्द के 2 अलग अर्थ हो जाए। अटैचमेंट नहीं रखते। मैं खुद जहाँ हूँ वहाँ डूब जाता हूँ। अभी मैं आपके साथ हूँ, बस आपके साथ, अभी मैं कहीं नहीं होता। नहीं, ये बताइए ना, आप कभी मिस करते हैं? आपको ये पसंद है सड़क किनारे चाट? मुझे प्रकृति बहुत पसंद है। हाँ। मेरा जीवन जो बना है, हाँ। वो पहाड़ों में बना है, नदियों के बीच पड़ा है, और मैं आज भी उस जिंदगी को जीना पसंद करता हूँ, लेकिन संभव नहीं रहा है, और मेरे पास त्याग करने के लिए कुछ है ही नहीं। तो यही है मेरी अपनी इच्छाएं, उसी को मैं त्याग कर दिया। घर पर भी खुद से चाय बना पाते हैं अपने? अभी भी मैं खाना पका सकता हूँ जी। अच्छा, अभी, हाँ। आपकी फेवरेट डिश क्या है? क्या बनाते हैं? बढ़िया जैसे ऐसा है, देखिए मैं जिंदगी से मैं भैया लोग सुन करके हैरान हो जाएंगे जी, क्योंकि ये कभी इस प्रकार की बातें आई नहीं है। मैं 35 साल तक भिक्षा मांग करके खाया हूँ। अब किसी के गले नहीं उतरेगा ये, लोगों के घर में, इसलिए खाने का कोई बच्चा जो अच्छा मैं कभी बता करके नहीं जाता था, पढ़ा है तो खाता था, वरना चला आता था, ऐसे जिया हूँ। लेकिन कभी दफ्तर आ जाता था और रात देर से आया तो खिचड़ी बड़ा सरल होता था, खिचड़ी बना देता था। दूसरा, जब मैं हिमालयन की मेरी लाइफ पूरा करके वापस आया तो मेरे पास काम क्या था, अहमदाबाद कांकरिया मणिनगर में डॉक्टर हेडगेवार भवन है, उसका कचरा पोता ये मेरा काम था, सफाई करता था मैं। वो जो तस्वीरें दिखती हैं हमें कभी कभी, वो गलत है, वो तो गलत है, वो तो गलत है, वो किसी ने ऐसे ही फालतू बना दिया। लेकिन मेरा काम यही था, 4:30-5 बजे उठना, पूरा दफ्तर में झाड़ू लगाना, पोता करना, फिर सबके लिए चाय बनाना, और 5:20 को सबको उठाना। फिर हमारे यहाँ एक RSS में प्रातः स्मरण होता है, तो प्रातः स्मरण होता था, सभी महापुरुषों का स्मरण करते हैं, फिर सबको चाय परोसता था। उसके बाद शाखा चला जाता था, फिर आकर के सबके लिए नाश्ता बनाता था। तो पोहे वगैरह बनाना मुझे बहुत अच्छा आता है। अच्छा। सबको मैं खिलाता था, और फिर कोई 10 बजे स्नान करता था,
फिर मैं डाक पढ़ता था, अखबार पढ़ता था, और फिर किसी के घर खाना खाने के लिए चला जाता था। तो ये मेरी ज़िंदगी रही थी। ये ऐसी ज़िंदगी मैंने कोई 2-2.5 साल बिताई थी। ये तो संघर्ष और कठिनाइयों की आपने बात की। मैं ना ये संघर्ष है, ना कठिनाइयाँ है, ये जिंदगी की मेरी शिक्षा है, मेरे लिए एजुकेशन है। लेकिन कभी कोई खुशी जैसे मिले तो सबसे पहले किसको बताने का मन करता है? कौन है वो जो आपके मस्तिष्क के, दिमाग के, दिल के करीब? आपका बेस्ट फ्रेंड फॉर लाइफ कौन है? BFF। जब मैं संघ का काम करता था तब एक लक्ष्मण राव जी नामदार करके थे, वकील साहब हम कहते थे, जिनके जीवन पर मैंने किताब लिखी है, सेतुबंध। तो मेरा मन करता था कभी कि मैं उनको कहूँगा कि ऐसा हुआ, लेकिन मेरे जीवन का एक नियम है जो शायद आपके दर्शकों को भी काम आ सके। जीवन में एक व्यक्ति ऐसा होना चाहिए, उसको पता नहीं होना चाहिए कि आपके जीवन में उसका वो स्थान है। आपके मन में अच्छा विचार आया तो भी बता दो, बुरा विचार आया तो भी बता दो, अच्छा हुआ तो भी बता दो, कुछ भी मत छुपाओ। एक व्यक्ति जीवन में होना चाहिए। अभी भी है क्या आपकी? है, मैं नाम नहीं बताऊं। अभी भी है? अभी भी है। मैं नाम उनको नहीं पता बताऊं। चल जाएगा। ऐसे- नाम नहीं देखिए, बताऊं, ऐसी क्योंकि उत्सुकता- उसको क्योंकि जगा दिया है। मैं बताता हूँ उससे क्या होता है, फिर वो कॉन्शियस हो जाता है, फिर वो अपनी बातों को, अभी तो क्या मैं बताता हूँ तो कोई बताने के लिए नहीं जाता हूँ, बातों में ऐसे कह देता हूँ ऐसा हुआ। अब गेसिंग गेम बड़ी जबरदस्त देश भर में शुरू हो जाएगी कि कौन है वो। तो हर एक के जीवन में होना चाहिए, मैं कहूँगा। और आप देखिए, वो व्यक्ति जरूर नहीं कि वो बड़ा हो, पढ़ा लिखा हो, कोई जरूर नहीं है, कभी आपको ऐसी चीज बता देगा जो कभी शायद बहुत बड़ा पंडित भी नहीं बता देगा, जो आपकी जिंदगी का रास्ता बना देगा। वकील साहब का नाम भी मैं इसलिए बताता हूँ कि अब वो जीवित नहीं रहे हैं, तो मैं बता सकता हूँ कि मैं उनके पास इस प्रकार से बात बताता हूँ। क्या ये बात सही है कि 23 मई के बाद का प्लान आपका टीम अभी से बनाना शुरू कर दिया है? क्या आप ऐसा इतने है। कॉन्फिडेंट कि आप जीत ही रहे हैं कि आगे का प्लान बन रहा है? पहली बात है, अगर मैं ये कहूँगा तो कल ये आप ये भी स्टोरी बना सकते हैं कि मोदी अहंकार से भरा हुआ है, कि वो कह रहा है कि मैं 23 मई के बाद 100 दिन में ये करूँगा। ये न्यूज़ का प्रॉब्लम है, क्योंकि वो TRP, क्योंकि अरुण पुरी फिर आपको रोटी कैसे खिलाएगा। तो आप लोग स्टोरी यही बनाओगे, आप लोग स्टोरी यही बनाओगे, इसलिए मैं इसका जवाब नहीं दूँ। लेकिन गवर्नमेंट एक कंटिन्यू प्रोसेस होती है। आज भी सरकार में जो बैठे हैं वो हमारे मैनिफेस्टो का स्टडी करते ही होंगे। हमने जो मैनिफेस्टो में कहा है, संकल्प पत्र में कहा है, सभी डिपार्टमेंट उसको देखते होंगे, वो अपना काम करते होंगे। मोदी जी, आप जुड़े हमारे साथ, तमाम सवालों का आपने जवाब दिया। आपके विरोधी कहते हैं कि आप सवालों के जवाब नहीं देते। तमाम सवाल आपसे पूछे गए, काउंटर भी किए गए, हर सवाल का आपने जवाब दिया। आंतरिक सुरक्षा से लेकर अर्थव्यवस्था, राजनीति और निजी जिंदगी, आपका इतना बहुत-बहुत करने के बाद भी सोशल मीडिया देख लेना, अंजना ओम कश्यप को 10,000 गाली आएगी, तुमने मोदी की भक्ति की। श्वेता सिंह को 15,000 गाली आएगी, तुमने मोदी की भक्ति की। राहुल करवर को कहा जाएगा नहीं तुम्हारा अच्छा था। ये होने वाला है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रधानमंत्री जी। ये हमारे होने वाला है। आप सोशल मीडिया पे बहुत लगातार नजर रखते हैं, देखता हूँ एकदम। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आप देख रहे हैं आज तक सबसे तेज, पावर्ड बाय एयरटेल 4G, 27 राज्यों का सबसे तेज नेटवर्क। Your email